कहानी ये है कि अर्दगन ने अपनी तरफ से अनाउंस करते हुए कहा है कि इजराइल के साथ अब हमारे कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं रहेंगे। आप पूछेंगे ऐसा कैसा संबंध था इन दोनों का, तो आइए पूरा इतिहास बताएंगे आज आपको इन दोनों के संबंध का। लेकिन उससे पहले हल्का सा एक बार मैप देख लेते हैं ताकि हमारी चीज़ों को समझने में सुविधा रहे। देखिए, अगर आप इजराइल को देखते हैं तो ये इजराइल तुर्की की तुलना में बहुत छोटू सा देश है। मतलब ये छोटू सा जो मैंने आपके सामने मैप से बनाया इत्तू सा देश है। वहीं तुर्की अगर देखो तो एक विशाल काय सा देश इसकी तुलना में दिखता है। तुर्की की एक विशिष्ट स्थिति है, लोकेशन है तुर्की, जहां इसका पूर्व एशिया में आता है तो इसका पश्चिम का छोटा सा हिस्सा यूरोप में आता है। असल में तुर्की एक ऐसा देश है जो दो कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, एशिया में भी फैला हुआ है तो यूरोप में भी फैला हुआ है। और कहते हैं कि अगर आपको एशिया से यूरोप जाना है तो एशियंस के लिए रूट के रूप में पुराने समय से, जब ये इस्तांबुल कुस्तुनतुनिया हुआ करता था, उस समय से ये ट्रेड रूट का रास्ता हुआ करता था। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस को क्रॉस करके दुनिया यहाँ से इस तरफ यूरोप में एंट्री करती थी, एशिया से अगर किसी को यूरोप में जाना होता था। मतलब इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना भी जो व्यापार करते आए इतिहास में, वो यहीं से करते आए। खैर, उस समय तुर्की ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। फिलहाल के लिए अब आपको यहाँ जानने योग्य बात यह है कि जो तुर्की है ना, इसकी लोकेशन यूरोप के हिसाब से बहुत अच्छी है। अच्छी कैसे है? एक तरह से समझिए कि जो इस्तांबुल वाला एरिया है ये बिल्कुल यूरोप के गेट पर बैठा है। तो होता क्या है, जैसे इंडिया से भी जब फ्लाइट्स जानी होती हैं यूरोप, तो वो निकलते निकलते तुर्की के अंदर यहीं जा कर के स्टे लेती हैं। और यहाँ से जैसे अपनी इंडिगो जाया करती थी ऑपरेशन सिंदूर से पहले, तो वो यहीं जाकर रुकती थी और यहाँ से फिर टर्किश एयरलाइंस के साथ या फिर टर्की की कोई और या यूरोप की किसी और एयरलाइंस के साथ यहाँ यूरोप में फिर सारी जगह पर एंट्री कर जाती थी। मतलब एक तरह से समझो जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का के किनारे बसा हुआ जापान है ना, ऐसे ही ये समझ लो कि इस्तांबुल की जो लोकेशन है वो यूरोप के लिए एंट्री गेट की तरह बिहेव करती है एशिया के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तरफ ब्लैक सी है, एक तरफ एजियन सी है, मेडिटेरेनियन सी है, तो लैंड मास जो है ना वो केवल यहीं दिखाई दे रहा है, नियरेस्ट पॉसिबल। इसके बाद तो आप फिर यूरोप में एंट्री कर ही जाते हो। तो पहला पॉइंट तो हुआ ये। अब सवाल ये बनता है कि इस्तांबुल की इतनी खास लोकेशन अगर है तो इसने क्या बार्गेन किया है? किसके साथ बार्गेन किया है? इजराइल के साथ। कहा है या तो तुम गाजा पट्टी, जो कि इतनी सी जगह है यहाँ पर, अगर या तो तुम यहाँ पर युद्ध रोक दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ व्यापार रोक दूंगा। अच्छा, व्यापार कैसे होता होगा? बड़ा कॉमन सेंस दिखाई दे रहा है। तुर्की से अगर इजराइल व्यापार होना है तो मेडिटेरेनियन सी है, बढ़िया पानी में तैरते हुए आओ और यहाँ पर माल को पहुँचा दो। तो एक तरीके से इजराइल को भी अगर सामान तुर्की में भेजना है तो भी वो पानी से भेजेगा। तो व्यापारिक जो संबंध इनके जल से है ना, वो बड़े ही अच्छे हैं। ऐसे में आदेश ये हुआ है कि ना तुम अपना जहाज हमारे यहाँ लाओगे, ना हम तुम्हारे यहाँ लाएंगे। अच्छा, लेकिन सर यात्रियों की बात क्या करें? यात्रियों की बात ये है कि यहाँ से यात्रियों को अगर यूरोप जाना होता है यानी इजराइल से, तो भैया वो बढ़िया यहाँ से उड़ते उड़ाते फिर यहाँ पर इजराइल जाते हैं। आपको मतलब ये समझना होगा कि आज टर्की इजराइल के लिए बहुत मायने रखता है। उसी इजराइल टर्की ने मतलब इजराइल के लिए एक फैसला सुनाते हुए कहा कि हम आपके साथ सभी व्यापारिक संबंध तोड़ रहे हैं। रीज़न वही गाजा वार बनाई गई, लेकिन क्या इसके पीछे वाकई में कोई दूसरा रीज़न था? आज के सेशन में हम जान लेंगे। हेडलाइन बस ये बनती है कि तुर्की ने अपने एयर स्पेस को क्लोज कर दिया है इजराइल के लिए, और इजरायली जो जहाज़ हैं अब वो तुर्किश पोर्ट पर नहीं आ पाएंगे। ऐसे में इन दोनों का क्या होगा? आप सवाल पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू तो जब तक हॉस्टेजेस फ्री नहीं हो जाते, नंबर दूसरा जब तक गाजा का कंप्लीट मतलब हमास से इरेडिकेशन नहीं हो जाता कि हमास है ही नहीं, तब तक ये अपने कार्यक्रम को संभवतः जारी ही रखना चाहेंगे। ट्रंप का साथ इन्हें उपलब्ध है क्योंकि असल मायने में अमेरिका ही है जो कि इस समय इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो अमेरिका को एक तरह का ये बड़ा झटका है। क्यों? क्योंकि अमेरिका अपने आप को नाटो में सबसे पावरफुल देश पाता है। भाई मानना भी पड़ेगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा बजट लेकर के जो देश बैठा है वो यही है। नाटो मेंबर टर्की भी है। अब ऐसे में हो क्या रहा है कि टर्की ने इस पर पनिशमेंट लगा करके अमेरिका के खिलाफ एक तरह से कार्रवाई कर दिया, फिर कहिए अमेरिका के खिलाफ चला गया। वो मतलब अमेरिका से नहीं डरा, अमेरिका के खिलाफ चला गया। ये इनके लिए नुकसानदायक कैसे है? नुकसानदायक ऐसे है कि तुम ना तो नाटो में होने के कारण हमारा साथ दिए, और दूसरा अगर तुमसे हम कुछ कहेंगे फ्यूचर में कि तुम मतलब इजराइल के खिलाफ कुछ एक्शन ना लो, तो संभवतः तुम नाटो से दूर भागने लगोगे। तो एक तरह से अमेरिका का बड़ा ही संकट सा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि नाटो मेंबर तुर्की ने एक तरीके से इस समय पर फैसला लिया है। फैसला क्या लिया है कि ना तो इजरायली जहाज पानी के अंदर एंट्री कर पाएंगे तुर्की के, और ना ही अब जो हवाई जहाज हैं वो इजराइल से निकल करके तुर्की में जा पाएंगे। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं टीआरटी वर्ल्ड की खबर। In terms of sanctions, there is no other state in the world which has taken more advanced steps than Turkey. We have carried out many multilateral measures. We halted our trade with Israel. We closed our ports to Israeli vessels.
and we did not allow Turkish ships to go to Israeli ports. There is no other country which has completely stopped its trade with Israel. अपनी तारीफ में कि फिलिस्तीन अपनी दावा संसद के अंदर अनाउंसमेंट की है कि दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने इजराइल के खिलाफ इतना सख्त फैसला लिया हो। हम वो देश हैं, ये हैं हकान फिदान, जो कि तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और इन्होंने सदन का एक स्पेशल सेशन बुलाया बाकायदा, जिसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्लियामेंट्री सेशन कहा गया, और उस सेशन का उद्देश्य था कि अपने नेताओं को ये इन्फॉर्म किया जाए कि हमने वो एक्शन ले लिया है जो दुनिया का कोई भी देश अब तक इजराइल के खिलाफ नहीं ले पाया है। Filistin davası ülkemizde tüm kesimlerin savunduğu öncelikli bir meseledir. Yaptırımlar bağlamında dünyada Türkiye'den daha ileri adım atmış şu anda समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं ये केवल कह रहे हैं कि वी हैव कंप्लीटली कट ऑफ आवर ट्रेड विद इजराइल, वी डी नॉट अलाउ टर्किश शिप टू गो इजरायली पोर्ट एंड वी डू नॉट अलाउ देयर प्लेन टू एंटर आवर स्पेस। मैं आपको यहाँ पर ये जानकारी देना चाहूँगा कि नेतन्याहू और अडोल्फ हिटलर, इन दोनों को समान मानते हुए तुलना देने वाले अर्दगन पहले भी इजराइल के खिलाफ काफ़ी कुछ बयान दे चुके हैं, लेकिन फिलहाल के लिए दुनिया में सबसे बड़ी एक्शन के रूप में इसे देखा जा रहा है, जिसमें इन्होंने अपनी तरफ से संसद को संबोधित करते हुए कहा कि गाजा पट्टी में जो भी हो रहा है उस पर इजराइल के द्वारा किया गया जो काम है उस काम की हम निंदा करते हैं, और इस चलते हम इनके साथ ट्रेड खत्म कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कितना ट्रेड है दोनों देशों के बीच में? ये $6.8 बिलियन का दोनों देश ट्रेड करते हैं। तुर्की इजराइल का 5th लार्जेस्ट सोर्स है ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि 1990 में दोनों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया था। अब एक सवाल और बनता है कि सर जब ये इतनी ही दोनों मित्रता निभाते आए हैं तो 1990 से अगर प्यार चला आ रहा है तो अभी भसड़ कहाँ फैली हुई है, मतलब अभी मामला कहाँ अटका हुआ है? तो इसको थोड़ा सा इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं कि दोनों के बीच में रिश्ते सबसे पहले स्थापित कब हुए थे, कब इजराइल और तुर्की एक दूसरे के नज़दीक आए थे, क्योंकि तुर्की अपने आप को इस्लाम वर्ल्ड का लीडर मानता है। तो ऐसे में तुर्की और इजराइल के बीच में संबंध कब इतने अच्छे थे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठ करके इस तरह से बतियाते हुए दिखते थे? तो इसका एक इतिहास बहुत पुराना भी है और एक ताज़ा इतिहास भी है। पुराना इतिहास तो ये है कि इजराइल को ना देश के रूप में जो मान्यता थी वो मिली थी 1948 में। उसके तुरंत एक साल बाद तुर्की ही वो देश था जिसने इजराइल को नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया था एज ए मुस्लिम कंट्री। हालांकि ये अरब देश नहीं था, लेकिन फिर भी इसने मान्यता दी। तो एक तरह से तुर्की बहुत फॉरवर्ड वे में निकलते हुए इजराइल को एज ए नेशन रिकॉग्नाइज करने वाला देश बना था, नंबर 1। दूसरा एक इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है, और वो क्या है? कहते हैं कि 1492 में स्पेन से सेफार्डी यहूदियों को निकालने का ऐलान किया गया था स्पेन से। उस समय ऑटोमन के सुल्तान हुआ करते थे बायजीद द्वितीय। उन्होंने औपचारिक रूप से ऑफिशियली हजारों यहूदियों को निमंत्रण देकर के कहा कि आप यहाँ रह सकते हैं, और सुल्तान ने कमाल रीस के नेतृत्व में एक नौसेना भेजी स्पेन में, जिसने सेफार्डी यहूदियों को बचाने का काम किया। यही सेफार्डी यहूदी इस्तांबुल, सराजेवो, सैलानिका, एड्रियानोपल, दमिश्क और जेरूशलम जैसे ऑटोमन शहरों के अंदर बस गए थे। मतलब एक प्रकार से जूस को लेकर के 1492 के अंदर भी इनके ऑटोमन के अंदर जो किंग थे या फिर खलीफा जो थे, उन्होंने अपनी तरफ से एक तरह से कहिए तो आदेश जारी किया था अपने तुर्की के अंदर या ऑटोमन साम्राज्य के अंदर कि जो स्पेन से निकल करके यहूदी आएंगे उन्हें सम्मान से रखने देना है। तो ये तो ऐतिहासिक प्रासंगिकता है, जिसी के चलते 1949 के अंदर इजराइल को ऑटोमन एम्पायर से बने देश तुर्की ने मान्यता दी थी। 1950 में तुर्की ने तेल अवीव में पहला अपना राजनयिक मिशन भी खोल दिया। इसके बाद दोनों तरफ के नेताओं ने आपस में मुलाकात की और कहा कि अब हम लोग एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारी साझा करेंगे। 1990 में दोनों देशों के बीच संबंध अपने एक्सट्रीम पर पहुंच गए। मतलब हद ये थी कि दोनों देशों के बीच इतना बढ़िया संबंध बन गया था कि 1994 में जहां दोनों के बीच $304 मिलियन का व्यापार था, वो $1 बिलियन 2000 के अंदर पहुंच गया। मतलब बढ़िया व्यापार इजराइल से तुर्की के बीच में होना शुरू हुआ। दोनों के बीच में बढ़िया डिप्लोमेटिक मिशन तेल अवीव में ओपन हुए। इजराइल ने फिर स्वेज कैनाल को जब होल्ड कर लिया तब जाकर थोड़ी प्रतिक्रिया इसने जरूर दी। लेकिन तुर्की एक तरीके से मुस्लिम वर्ल्ड में शुरुआती उन देशों में शामिल है जिसने इजराइल के साथ संबंध बहाल किए थे। वर्ष 2000 के आसपास की अगर हम बात करें, मतलब 2000s में अगर हम बात करें, तो अर्दगन जब सत्ता में आए तो दोनों के संबंधों में गिरावट शुरू हुई। इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि जब आप इजराइल का मैप देखते हैं ना, तो इजराइल मेडिटेरेनियन सी के साथ में बसा हुआ देश दिखाई देता है। तो इजराइल के अंदर जो ये गाजा पट्टी है या फिर इजराइल के साथ बॉर्डर साझा करने वाली जो गाजा पट्टी है, ये सामने भूमध्य सागर से सीमा बनाती है। होता क्या है कि इस गाजा पट्टी को अगर कोई मदद देना चाहता है तो इजराइल उसकी नाकेबंदी करके रखता है कि नहीं, गाजा से किसी का कोई संबंध नहीं होगा। ऐसा ही एक बार क्या हुआ 2009 के अंदर दावोस के अंदर
बैठक चल रही थी, प्राइम मिनिस्टर दोनों तरफ के अवेलेबल थे, दोनों के बीच में बात बिगड़ गई। क्यों बिगड़ी थी, अब उसके पीछे की एक कहानी थी। मतलब बात बिगड़ गई इसका मतलब इस समय शुरुआत हुई थी, बात तो आगे जहाँ तक के बदलती गई। 2010 में क्या हुआ कि इजरायली कमांडोज ने गाजा की नाकाबंदी तोड़ने पर तुर्की का एक जहाज था मावी मरमरा, उस पर हमला कर दिया था। मतलब घटना कुछ इस तरह घटी थी कि इजराइल के खिलाफ तुर्की धीरे धीरे गाजा के बहुत नज़दीक आ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इजराइल के अंदर या फिर ये कहिए तो गाजा पट्टी के अंदर सीधा एंट्री करते हैं, इजराइल से हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जबकि इजराइल ने क्या किया हुआ था, इस पूरे गाजा को चारों तरफ से घेरा हुआ था। तो तुर्की का एक जहाज़ आ रहा था जिसमें तुर्की के लोग भी थे, जिसका नाम मावी मरमरा था। इजराइल वालों ने उसको टारगेट कर दिया और उनमें से 10 तुर्की के कार्यकर्ता मारे गए। इसके बाद तुर्की और इजराइल के संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो गए। हालांकि 2013 से 16 के बीच में जब ओबामा राष्ट्रपति बने तो उन्होंने नेतन्याहू और अर्दोगन के बीच में समझौता भी कराया। इसमें इजराइल ने मावी मरमरा जो पीड़ित थे उनको 20 मिलियन का मुआवजा देने की सहमति जताई थी। या फिर यूँ कहूँ कि एक तरीके से अर्दोगन के सामने इजराइल ने अपनी गलती मान ली थी कि हाँ, हमें आपके लोग नहीं मारने चाहिए थे। लेकिन गाजा युद्ध के बाद से दोनों के बीच में स्थितियां बदल गई हैं। उससे पहले ही अर्दोगन, जिनको मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना था, इजराइल के प्रोटेक्टिव एज ऑपरेशन की निंदा करता रहा। इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में मुकदमा चलाने की बात हो या ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका के द्वारा जब यरूशलेम को अपना दूतावास बनाया गया उसके विरोध की बात हो, कुल मिलाकर के इजराइल के खिलाफ तुर्की के अंदर अर्दगन के टाइम से ज़्यादा माहौल देखने को मिला। और जब गाजा के अंदर वॉर हुआ उसके बाद तो जो है वो आपके सामने ही है। टर्किश प्रेसिडेंट जो हैं वो नेतन्याहू से मिलते जुलते भले ही रहे हों, लेकिन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया घटा 7 अक्टूबर के बाद, जब अर्दगन ने अपनी तरफ से सरप्राइज रिएक्शन देते हुए ये कहा कि हमास ने जो इजराइल पे किया वो एक घटना की प्रतिक्रिया हो सकती है, बेहतर है कि इजराइल अब गाजा पर प्रतिक्रिया ना दे, यानी हमास पर प्रतिक्रिया ना दे। तुर्की ने अपनी तरफ से ये कहा कि भाई, टर्किश प्रेसिडेंट का मानना था कि इजराइल और पैलेस्टीन को अब झगड़े से बचना चाहिए, ये इनका स्टैंड था। तुर्किश प्रेसिडेंट के द्वारा जब गाजा ऑपरेशन की निंदा की गई तो इजराइल इस बात से भड़क गया। डर क्या था कि बहुत सारे हमास के ऐसे लीडर्स थे या ऐसे आतंकी थे जो इलाज कराने तुर्की में जा रहे थे, जब घायल हो रहे थे, तो उन्हें डर ये सताने लगा कि कहीं इजराइल उन्हें तुर्की के अंदर ही ना मार गिराए। तो ऐसे में तुर्की ने इजराइल के साथ संबंधों को थोड़ा सा टाइट करना शुरू कर दिया और लोगों के बीच में उठाना शुरू कर दिया कि देखो इजराइल क्या कर रहा है। ठीक है, तो अर्दगन ने इस बात को लेकर के इजराइल पर आरोप लगाया कि ये तुर्की पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में तुर्की पर हमले की जो बात थी ये एक तरह से कहिए तो दिमाग में खाली पकाई हुई बात थी, जिसके वजह से इजराइल पर एक दबाव क्रिएट किया जा सके। और अर्दगन यहाँ पर कहने लगे अपनी जनता को भड़काते हुए कि देख लो भाई लोग, अगर इजराइल को नहीं रोका तो एक दिन वो तुर्की में रोक करके गोला फोड़ देंगे। तो इस तरह से अर्दगन ने अपने देश के अंदर एंटी इजराइल सेंटिमेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा जगह दे दी। और इस जगह के चलते ही जब गाजा के अंदर इस समय या गाजा में बैठे हमास के द्वारा जब इतनी सारी दिक्कतें खड़ी की गई इजराइल के लिए, तो उस पर तो इनके मुंह से कोई बयान नहीं आया। लेकिन जब इजराइल बदला लेने निकला तो उस पर इन्होंने रुकने की कहा कि भैया रुक जाओ। ठीक है, हालांकि इजराइल और तुर्की के बीच में संबंध इतने भी खराब नहीं है जिसकी वजह से हम ये मान लें कि भविष्य में कोई युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन एक समझने वाली बात यह है कि नाटो मेंबर होने के नाते वो इजराइल और नाटो की दोस्ती ढंग से नहीं होने देगा। अब आप पूछेंगे तुर्की से ऐसी क्या नफरत है इजराइल को जो उसकी वो नहीं सुनता। रीज़न क्या है कि तुर्की हमास लीडर्स के सामने अच्छा बनने के चक्कर में इनके जो पुराने लीडर्स हैं ना उनको अपने यहाँ बुलाता रहा है। बाकायदा तुर्की के द्वारा, जैसे इस्माइल हानिये को आप देख रहे हैं अर्दगन से मुलाकात करते हुए, तो फिलिस्तीनियों को बड़ा सेफ लगता है तुर्की। और इसी के चलते या फिर ये कहिए कि जो गाजा में बैठे हुए लोग हैं उन्हें तुर्की के अंदर राहत मिलती है। बस उसी राहत की चाह में जिसके चलते अर्दगन को मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर लीडर के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है, उस बात के साथ में रहना ज़्यादा प्रेफर हो जाता है कि भाई ठीक है, मैं दुनिया भर में जहाँ मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स अपने आप में सऊदी को राजा मान के चल रहे हैं कि वो बढ़िया है, मैं भी बढ़िया हूँ, बस मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तुर्की को हमास के इक्वलेंट लगते हुए बहुत सारे मतलब जो इजरायली हैंडल्स हैं अब वो दिखाई दे रहे हैं। और कुल मिलाकर के टीआरटी वर्ल्ड अभी भी अपडेट यही दे रहा है कि इजराइल के अंदर इजराइल के द्वारा गाजा में लोग मारे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, फिलहाल नेतन्याहू ने एक और काम कर दिया है। और उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने गाजा सिटी को कॉम्बैट जोन, युद्ध का क्षेत्र ही डिक्लेयर कर दिया है, जहां पर 63,000 लोग मारे जा चुके हैं। तो एक तरीके से रशिया यूक्रेन युद्ध में जहां एक और रशिया नहीं रुक रहा है अकॉर्डिंग टू अमेरिका, वहीं गाजा और इजराइल के संघर्ष में इजराइल नहीं रुक रहा है। लगातार ट्रंप के द्वारा कहिए या दुनिया के नेताओं के द्वारा जब जब समझाने का प्रयास किया हो,
इसराइल ने हमेशा तहलके ही मचाए हैं, वो गाजा पट्टी हो, फिर चाहे ईरान हो, लेबनान हो, सीरिया हो, यमन हो, सब जगह। तो अब उम्मीद की जाती है कि देखते हैं इन लोगों के बीच में कब सहमति बनती है। लेकिन ईरान को तुर्की का ये फैसला पसंद आया, जिसकी न्यूज़ से ऐसा आइडिया लग रहा है। और तुर्की बार बार इसराइल के बारे में कह रहा है कि ये जीनोसाइड कर रहे हैं, लोगों का नरसंहार कर रहे हैं। तो देखना होगा कि ऐसे में नाटो कंट्रीज़ किस तरह से तुर्की को हैंडल कर पाती हैं, क्योंकि नाटो मेंबर होने के नाते तुर्की नाटो और इसराइल के बीच की दोस्ती की बाधा बना हुआ है। वो इसराइल के साथ किसी भी प्रकार के रिश्तों को नाटो कंट्रीज़ को बनाने से रोकता है। इवन जो सहायता है, सैन्य सहायता है, उसे भी वो बाधित करता हुआ आ रहा है। तो अर्दगन का ये गाजा प्रेम है या मुस्लिम ब्रदरहुड में अपने आप को लीडर के रूप में दिखाने की चाह, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इसराइल के साथ जो इनके संबंध हैं वो बहुत ज़्यादा हाशिए पर चले गए हैं। इसराइल को इन दिनों दुनिया भर से तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसमें से यूके ने भी इजरायली ऑफिशियल्स के आर्म एग्जीबिशन को मना कर दिया है। मतलब एक तरीके से स्लोवेनिया ने भी कह दिया है कि भाई इसराइल को हथियार नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि हथियार इनको मिलते हैं और ये गाजा के ऊपर चला के आ जाते हैं। तो देखना होगा दुनिया के लीडर्स ट्रंप को बोलकर नेतन्याहू को रुकवा पाते हैं या फिर नेतन्याहू गाजा प्लान को, यानी गाजा को कंप्लीट साफ करके ट्रंप को देना चाहते हैं ताकि ट्रंप उस पर नया शहर बसा सकें। फिलहाल के लिए जानकारी इतनी ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारा नया चैनल अंकित इंस्पायर राजस्थान को अवश्य देखें, जहाँ पर हमने काफ़ी सारे राजस्थान से जुड़े हुए विषय डिस्कस किए हैं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।